अगर आप समझदारी से आईपीओ लगाते हैं, अगर चीज़ें देख के आईपीओ लगाते हैं, तो आपका यहाँ पे 99% कोई रिस्क नहीं होता है। 1% तो हर जगह पे रिस्क इन्वॉल्वमेंट रहती है। एक-एक एप्लीकेशन के पीछे 100-100 लोग एप्लीकेशन लगा रहे होते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि 100 टाइम्स सब्सक्राइब हो जाता है आईपीओ, तो 100 में से किसी एक आदमी को अलॉट होता है। 2 लाख रुपए से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर लगाते हैं, तो वो रिटेल कैटेगरी से निकल के एचएनआई कैटेगरी में चले जाते हैं। अगर 2 लाख या 2 लाख से कम की एप्लीकेशन लगती है अमाउंट वाइज़, तो वो रिटेल पार्टिसिपेंट्स ही कहलाते हैं। आईपीओ आपने बहुत बार सुना होगा ये नाम। तो आईपीओ क्या है, वाई वी शुड अप्लाई फॉर आईपीओ, कौन कौन आईपीओ लगा सकता है, ये बेनिफिशियल है या रिस्की है, आज आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आज हम इसके बारे में एक एक करके आंसर करेंगे। हाय, आई एम निहारिका। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आईपीओ एंड हमारे साथ है मिस्टर शिवाल रस्तोगी हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ 23 इयर्स इन दिस इंडस्ट्री। ओके, लेट्स बिगिन। सो लोगों को बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारे उनके क्वेश्चंस है आईपीओ को लेके। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन आईपीओ? ओके, सो आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर कोई भी कंपनी तब लाती है जब वो इंटरेस्टेड होते हैं स्टॉक मार्केट में अपने स्टॉक को लिस्ट करने के लिए। उससे पहले उनका स्टॉक लिस्ट नहीं होता है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू कोई भी अपना शेयर प्राइस अपना स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे कि एनएससी बीएससी अपने स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे लिस्ट करना है, तो इसलिए आईपीओ लाते हैं। ठीक है, आईपीओ के फ़ायदे क्या है? आईपीओ लाने से पहले क्या होता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं या जो कुछ सेट ऑफ पीपल होते हैं जो कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं और उनका पैसा इन्वॉल्व होता है, लेकिन आईपीओ लाने से पूरे इंडिया की पब्लिक उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, उसमें एज अ शेयर होल्डर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देती है। तो इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है? राइट, इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है। वो इंडियन होना चाहिए और उसका डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ओके, तो इसका बेनिफिट क्या है? सी द थिंग इज कि जब कोई बिजनेस ग्रो करना होता है, तो ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो होती है वो पैसे की होती है। एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी उनके पास में एक लिमिटेड अमाउंट होता है इन्वेस्ट करने के लिए या कंपनी में लगाने के लिए, और अगर उन्हें एक्सपेंड करना है उस बिज़नेस को, पूरे इंडिया में लॉन्च करना है या फिर बाहर भी कुछ लॉन्च करना है बिजनेस आउट ऑफ इंडिया, तो उसके लिए पैसे का रिक्वायरमेंट है। अभी वो पैसा कैसे सोर्स होगा? या तो बैंक से पैसा सोर्स होगा या फिर पब्लिक से पैसा सोर्स होगा। तो बैंक से अगर पैसा सोर्स होता है तो उनको एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है डायरेक्टर्स के ऊपर, जो कि उन्हें लोन पे करना है, और इंटरेस्ट की लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। उसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है। बट द थिंग इज कि जब वो पब्लिक से पैसा लेते हैं तो पब्लिक को उनके अगेंस्ट में ओनरशिप दे देते हैं। ओनरशिप देने से क्या होता है कि उनकी कोई लायबिलिटी नहीं होती है, इंटरेस्ट नहीं पे करना होता है, बट जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ शेयरिंग देनी पड़ती है। तो इसलिए आईपीओ का बेनिफिट है, सबके लिए आईपीओ लगाना चाहिए, और जो भी अच्छी कंपनीज आती हैं उनमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग इन एन आईपीओ? ओके, तो सबसे पहले रिस्क की अगर हम बात करते हैं तो हमें मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। हम किस आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी केवल और केवल अपने लोन्स को पे करने के लिए आईपीओ ला रही है, या फिर उसके कोई पॉजिटिव फ्यूचर के विजन्स भी हैं। अगर मान लीजिए कि उन्हें केपेक्स के लिए पैसा चाहिए, तब तो समझ में आता है कि उनके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, उसका क्या विज़न है, ठीक है, उसके प्रमोटर्स कौन कौन है, इसके बाद में उनके नंबर्स क्या कहते हैं, आज तक उन्होंने क्या प्रॉफिटेबिलिटी की है, उसके बाद उसका पी रेशियो चेक करना होता है। पी रेशियो अगर प्री और पोस्ट आईपीओ अच्छा है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, रिस्क तभी तक होता है जब तक आप चीज़ों को जानते नहीं हैं। जिस दिन आप चीज़ों को जानने लग जाते हैं वहाँ पे रिस्क खत्म हो जाता है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप रोड पे चल रहे हैं तो रोड पे चलने में भी रिस्क है, आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने में भी रिस्क है, ठीक है। तो हर जगह रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है, लेकिन जब वो कैलकुलेटेड रिस्क होता है कि हमें पता है कि गाड़ी चलाने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, तो हम उन रूल्स के अकॉर्डिंग अपने अपने आप को स्पीड अप करते हैं और वो गाड़ी स्मूथली चला लेते हैं, तो हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं होता, मतलब रिस्क ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि रिस्क कोई भी नहीं होता है। जब कोई आईपीओ लगाएंगे, अगर आप समझदारी से आईपीओ लगाते हैं, अगर चीज़ें देख के आईपीओ लगाते हैं, तो आपका यहाँ पे 99% कोई रिस्क नहीं होता है। 1% तो हर जगह पे
रिस्क इन्वॉल्वमेंट रहती है। इसमें रिस्क के चांसेस कम है। हाँ, बहुत कम है। हाउ कैन आई इन्वेस्ट इन एन आईपीओ? ओके, तो इन्वेस्ट करने के लिए आईपीओ में सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड होता है डीमैट अकाउंट। आपको सबसे पहले एक डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट के अलावा आपके बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए। सबसे बड़ा मिथ ये है मार्केट में कि आईपीओ में पैसा लगाने के लिए हमें डीमैट अकाउंट में पैसे रखने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके डीमैट अकाउंट में पैसा नहीं होना चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए, आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आपका जैसे ही डीमैट अकाउंट खुलेगा तो उसमें आपको एक नंबर अलॉट हो जाता है, उसके थ्रू आप आईपीओ लगा सकते हैं। अब बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जो कि अपने प्लेटफॉर्म पे ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि वहीं से आप बिडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और भी होता है कि आप अपनी नेट बैंकिंग लॉगिन करके वहाँ से भी आईपीओ लगा सकते हैं। वो जो आपका नंबर होता है डीमैट अकाउंट नंबर, वो आपको बैंक अकाउंट में सबमिट करना पड़ेगा, वहाँ मेंशन करना पड़ेगा। अकाउंट हमारा बैंक अकाउंट से लिंक रहता है। एग्जैक्टली। तो जो बैंक अकाउंट वाली बात मैं बता रहा था आपको, बैंक अकाउंट में आपको नंबर डीमैट अकाउंट नंबर सबमिट करना पड़ेगा और वहाँ से आप आईपीओ की एप्लीकेशन लगा सकते हो। तो ये दो तरीके हैं। पहला तो अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू लगा सकते हो, और वो एप्लीकेशन ज़्यादातर लोग यूपीआई के थ्रू लगाते हैं, और जो बैंक अकाउंट से लगते हैं तो बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक वो पैसे को लीन कर देता है। ये दो तरीके हैं आईपीओ लगाने के। What is the process of buying shares in an IPO? सी, वो कभी भी किसी इन्वेस्टर के हाथ में नहीं होता। आपका काम है कि एप्लीकेशन लगा देना। अभी क्या है कि इतनी डायनामिक मार्केट है कि एक एक एप्लीकेशन के पीछे 100 लोग एप्लीकेशन लगा रहे होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 100 टाइम्स सब्सक्राइब हो जाता है आईपीओ, तो 100 में से किसी एक आदमी को अलॉट होता है ना। कभी 10 टाइम्स होता है तो 10 में से एक आदमी को अलॉट होता है। तो ये चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं। ये जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज के जो रजिस्ट्रार होते हैं, वो ये अलॉटमेंट प्रोसेस को देखते हैं। तो और अलॉटमेंट सबको नहीं मिलती। एग्जैक्टली, सबको नहीं मिल सकती, हर बार किसी को अलॉटमेंट नहीं मिल सकती। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड इट डिपेंड्स अपॉन द सब्सक्रिप्शन। अगर मान लीजिए ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो चांसेस आर रेयर। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है तो फिर सबको मिल जाता है आईपीओ। 1 person 1 allotment। सी, द थिंग इज कि आप कितने भी शेयर्स लगा सकते हो एज अ पर्सन, ठीक है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपको अलॉटमेंट कितनी होगी अकॉर्डिंग टू दी सब्सक्रिप्शन। What is the difference between a primary market and a secondary market? ओके, जो प्राइमरी मार्केट होती है वो प्राइमरी मार्केट लिस्टिंग होने से पहले की जो पूरी मार्केट है उसे प्राइमरी मार्केट का नाम दिया गया है। लिस्टिंग होने के बाद की जितनी भी मार्केट है वो सेकेंडरी मार्केट है। मतलब कि एक बार आपका प्राइस मार्केट में लिस्ट हो गया, आपका स्टॉक का प्राइस फ्लक्चुएट होना शुरू हो गया मार्केट में लाइव, तो वो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है। प्राइमरी मार्केट का पार्ट उससे पहले का है, जब तक आप अपने प्राइस को लिस्ट नहीं करवा पाए हो मार्केट में, ठीक है। तो आईपीओ भी प्राइमरी मार्केट का ही पार्ट है। इसके अलावा एक ग्रे मार्केट भी होता है, वो भी प्राइमरी मार्केट का पार्ट है। और हम आज की डेट में बहुत सारे अनलिस्टेड स्टॉक्स में भी काम करते हैं, तो वो भी प्राइमरी मार्केट का ही पार्ट कहलाता है। Unlisted market। जी। Can retail investors participate in an IPO? यस, ऑफ कोर्स, अ रिटेल इन्वेस्टर कैन पार्टिसिपेट इन आईपीओ। उसमें बस एक क्लॉज ये होता है कि वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर लगाते हैं तो वो रिटेल कैटेगरी से निकल के एचएनआई कैटेगरी में चले जाते हैं। अगर 2 लाख या 2 लाख से कम की एप्लीकेशन लगती है अमाउंट वाइज, तो वो रिटेल पार्टिसिपेंट्स ही कहलाते हैं। What is an HNI? एचएनआई मीन्स हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। तो ऐसा माना जाता है कि 2 लाख या 2 लाख से ऊपर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में अच्छा खासा पैसा है, जो कि वो एक एप्लीकेशन में 2 लाख से ज़्यादा की अमाउंट लगा रहे हैं, इसलिए उनकी कैटेगरी डिफाइन की गई है एज एन एचएनआई, ठीक है। तो 2 लाख से ऊपर आप 200 करोड़ की भी एप्लीकेशन लगा सकते हो, 500 करोड़ की भी एप्लीकेशन लगा सकते हो, मतलब उसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन रिटेल कैटेगरी के लिए 2 लाख की लिमिट डिफाइन है। How do I evaluate if an IPO is a good investment? सी, द थिंग इज, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि उसको इवेल्युएट करने का तरीका यही है कि आप सबसे पहले देखें कि कंपनी करती क्या है, वो किस इंडस्ट्री में है। इसके अलावा आप ये देखें कि उसका विज़न क्या है, ठीक है, वो कितना फंड रेज करना चाहती है। उसमें ऐसा तो नहीं कहीं जो डायरेक्टर या प्रमोटर्स हैं वो अपना एग्जिट ढूंढ रहे हो। अगर 100% एग्जिट ढूंढ रहे हैं और वो 100% एग्जिट होना चाहते हैं तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि उस आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है।
उनके फाइनेंशियल्स चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। अपने आसपास जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको और अच्छे से बता सकते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जीएमपी देख के भी आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है उससे आपको आइडिया लगेगा कि इसका एक्सपेक्टेड रेट क्या है मार्केट में खुलने का। जब मार्केट में लॉन्च होगा तो इसका प्राइस क्या खुलना चाहिए, वो हम अज्यूम कर सकते हैं बाय चेकिंग दी जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम, राइट। तो ये सब पैरामीटर्स हैं। पी रेशियो देख सकते हैं उसका, पोस्ट एंड प्री, ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको उस पर्टिकुलर आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किसी को आईपीओ लगाना है बट उसे नॉलेज नहीं है, वो कैसे वो एनालाइज करेगा कि उसे वो आईपीओ लगाना चाहिए? ओके, तो यही इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि आपके आसपास जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनसे आप डिस्कस कीजिए और उनसे प्रॉपरली पूछिए कि ये आईपीओ मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। क्योंकि देखिए सारी चीज़ें सबको फिट नहीं आती, ठीक है। लाइक फॉर मी, जैसे मेरा वेस्ट 30 है, ठीक है, तो मैं 36 वेस्ट की पैंट नहीं पहन सकता, राइट। तो सारी चीज़ें एक इंसान को सूट नहीं करेंगे। अब जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है उसका यही काम होता है कि वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, आपके प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट कराता है। तो अगर वो कंपनी आपके प्रोस्पेक्ट में फिट होती है तो वो इन्वेस्ट कराएगा, आपको यस बोलेगा। अगर आपके प्रोस्पेक्ट में नहीं फिट होती है तो वो मना कर देगा। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो इट इज़ द बेस्ट थिंग, यू हैव टू टेक एडवाइस फ्रॉम फाइनेंशियल एडवाइजर। व्हाट इज द लॉकअप पीरियड इन एन आईपीओ? सी द थिंग इज कि आज की डेट में 3 दिन का आईपीओ का टाइम होता है जब आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में 2 दिन में आपको बेसिस ऑफ अलॉटमेंट पता चल जाता है और चौथे दिन मोस्ट प्रॉब्ली लिस्टिंग हो जाती है। तो जिस दिन आईपीओ बंद होता है उसके 4 दिन के अंदर आपकी लिस्टिंग हो जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि ओवरऑल 7 डेज़ का पीरियड होता है जहाँ पे हमारा जो पैसा होता है वो केवल और केवल लीन होता है। आईपीओ लगाने में आज की डेट में जब से ये नया एस्पा प्रोसेस आया है तब से क्या हो गया है कि अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होगी तो कभी भी आपका पैसा बाहर निकलेगा नहीं आपके बैंक अकाउंट से। आपके बैंक अकाउंट में ही लीन होता है, ब्लॉक हो जाता है। आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, निकाल नहीं पाओगे, बस ब्लॉक रहेगा। लेकिन वो पीरियड जो है वो 7 डेज़ का है। आपने अगर जिस दिन आईपीओ शुरू हुआ उस दिन एप्लीकेशन लगा दिया तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली 7 डेज़ का वेट करना है। वो या तो आपको शेयर अलॉट हो जाएंगे तो पैसा डिडक्ट हो जाएगा, और अगर शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो वो पैसा फ्री हो जाएगा बैंक अकाउंट में। हाँ, और अगर पार्शली आपको अलॉटमेंट आया तो जितना पैसा डिडक्ट होता है उतना पैसा डिडक्ट हो जाएगा, बाकी का पैसा फ्री हो जाएगा बैंक में, तब आप उसको निकाल सकते हो। सो वंस यू गॉट अलॉटमेंट, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? उसके बाद में 2 स्टेप्स हैं, या तो आपको बेचना है या नहीं बेचना है, ठीक है। अब ये डिसीजन आपका भी हो सकता है, ये आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का भी डिसीजन हो सकता है। तो उसको सेल करने का कोई टाइम लिमिट होती है या? सी जिस दिन भी अलॉटमेंट हो जाता है आपको तो उसके 1-2 दिन बाद लिस्टिंग होती है, ठीक है। सपोज आज अलॉटमेंट हुआ तो कल लिस्टिंग हो जाएगी आपको, ठीक है। कल मार्केट में लिस्ट हो गया तो नॉर्मल मार्केट की टाइमिंग जो है वो 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक की है। लेकिन यहाँ पे जो मार्केट टाइमिंग चलती है, जब आईपीओ पहले दिन लिस्ट होता है तो वो 10 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है, ट्रेडिंग करना। तो 10 बजे से लेके आप 3:30 बजे तक कभी भी बेच सकते हो। उसके बाद में अगले दिन से वो 9 बजे ही खुला करेगा और 3:30 बजे बंद हुआ करेगा। तो आप ये डिसीजन तो आपका है कि आपको कब बेचना है कब नहीं बेचना है। आप एक दिन में जैसे ही जिस दिन लिस्ट हो उस दिन भी बेच सकते हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए तो आप लंबे समय के लिए होल्ड कर लीजिए। इट इज़ योर चॉइस। आप आज बेचो, 6 महीने बाद बेचो, 1 साल बाद बेचो, 5 साल बाद बेचो या नहीं बेचो, ठीक है। इट इज़ टोटली योर चॉइस। तो आईपीओ अलॉटमेंट हो गया है, अभी ये आपका या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का डिसीजन रहेगा उसमें कि वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं या आप अपनी बुद्धिमत्ता से क्या करना चाहते हैं। यू आर फ्री टू टेक योर डिसीजन। तो ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मार्केट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको बेचना ही पड़ेगा। कोई टाइम लिमिट नहीं है? कोई टाइम लिमिट नहीं है। ओके, इज इट नेसेसरी टू सेल आईपीओ आफ्टर लिस्टिंग? जैसा कि मैंने अभी पहले बताया आपको कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ योर विश, इट इज़ योर डिसीजन। इफ़ यू विश टू होल्ड यू कैन होल्ड, इफ़ यू डोंट विश टू होल्ड यू कैन एग्जिट। इट इज़ योर कॉल। प्राइस फ्लक्चुएट मतलब होता रहता है? एग्जैक्टली देखिए प्राइस तो हर सेकंड में फ्लक्चुएट होगा। हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं कर सकते,
ठीक है। देखिए, 2 तरीके के लोग होते हैं नॉर्मली जो हम लोग जनरल प्रैक्टिस में देखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि प्रॉफिट बुक करने के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज़ दे डोंट हैव एम्पल ऑफ मनी कि हम हर आईपीओ को लगाएँ और होल्ड कर लें, ठीक है? तो उनका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि केवल और केवल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमने इन्वेस्ट किया है, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और जैसे ही लिस्टिंग होगा हम उसे एग्ज़िट कर देंगे, ठीक है? तो एक तो कैटेगरी ये हो गई, और दूसरी कैटेगरी ये होती है कि जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दे आर वेरी चूज़ी, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन आईपीओ प्रोसेस, और वो उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं या उन्हीं कंपनीज में आईपीओ लगाते हैं जिनमें उन्हें लगता है कि ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए सूटेबल है। तो उनका थॉट प्रोसेस ये रहता है कि हम हर आईपीओ में पैसा नहीं लगाएंगे, लेकिन जिस भी आईपीओ में पैसा लगाएंगे और उसका अलॉटमेंट हमें आता है तो हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, हम शॉर्ट टर्म के लिए कर ही नहीं रहे काम, ठीक है? तो ये 2 तरीके के लोग होते हैं, उनमें से आप कोई भी हो सकते हो। इट इज़ योर चॉइस। Thank you, sir. It was nice session. Hope you liked this video. We upload our videos on every Wednesday and Saturday. If you have any query, you can comment us. Please subscribe our YouTube channel and follow us on Instagram. Thanks for watching.